अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तब से माली मामलात में उलझती हुई नजर आती है। कभी कर्ज कम होता है तो बढ़ाकर बता देती है, कभी जीडीपी कम होता है तो वो बढ़ाकर बढ़ा देती है, कभी इन्हें अदद-ओ-शुमार की समझ ही नहीं आती। वज़ीर आज़म साहब ने आज एक दावा किया जिसे मानना इसलिए जरूरी है कि जाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने ये दावा अदद-ओ-शुमार को देखकर और पढ़कर ही किया होगा नाज़रीन, और उसी बुनियाद पर किया होगा। लेकिन सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक जो सरकारी अदद-ओ-शुमार पब्लिक है, आम है, उनके मुताबिक नाजरीन जो वज़ीर-ए-आज़म की टीम में शामिल मेंबरान के अपने बयानात हैं उनके मुताबिक भी, और इनमें जो अदद-ओ-शुमार बयान किए जा वज़ीर-ए-आज़म जो अदद-ओ-शुमार बयान कर रहे हैं इनमें बहुत फर्क है। यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में, वज़रा के बयानात में और वज़ीर-ए-आज़म साहब के आज के दावे में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपनी 2.5 साल हुकूमत में 35,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया है। बहुत बड़ी रकम है ये, जरा सुन ले एक दफा। जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था अपने, उन्होंने 2.5 सालों में वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की हैं। ये बहुत बड़ी रकम होती है, 35,000 अरब रुपए की फिगर। ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नाज़रीन इससे पहले के बयानात में, इससे पहले जो बयानात दिए जाते रहे हैं वज़रा की जानिब से भी, उनमें जो फिगर्स दी जाती रही है वो बहुत कम थी नाज़रीन। हुकूमत के अपने वज़ीर खजाना हफीज शेख गुज़िश्ता साल बता रहे थे कि हुकूमत ने 5,000 अरब का कर्जा वापस किया और आइंदा साल भी 3,000 अरब रुपए वापस किए जाएंगे। ये रकम नाज़रीन टोटल बनती है 8,000 अरब रुपए। फिर 35,000 अरब की रकम ये किस बुनियाद पर बताई गई ये समझ नहीं आ रहा। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है 5,000 अरब रुपए वापस किए गए माजी के कर्जों की मद में। आने वाले साल में तकरीबन 3,000 अरब जो है इसका सूद है वो देना पड़ेगा। हफीज शेख साहब के जो ये बयानात है ये गुज़िश्ता साल के हैं नाज़रीन, गुज़िश्ता साल जून के हैं। ऐन मुमकिन है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके बाद 27,000 अरब रुपए जो है वो इसमें ऐड कर दियो और वापस कर दियो नाज़रीन। लेकिन फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदद-ओ-शुमार इस मफरूजे की भी नफी करते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक बता रहा है कि दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान पर तकरीबन 45,000 अरब रुपए का कर्जा था। फिर मार्च में IMF से मजीद 50 करोड़ डॉलर्स दिए गए और तहरीक-ए-इंसाफ ही बताया करती थी कि हुकूमत संभालते वक्त इन्हें 30,000 अरब रुपए का कर्जा मिला। सुनिए जरा। 6,000 अरब रुपए से 10 सालों में कर्जा इन्होंने पहुंचाया पाकिस्तान का 30,000 अरब पे, ये टोटल कर्जा पहुंचाया 30,000 अरब रुपए का कर्जा, उसमें मजीद 15,000 अरब रुपए का मौजूदा हुकूमत के दौर में इजाफा। लेकिन दावा यह है कि 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया गया। ये बात समझ नहीं आती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गलत अदद-ओ-शुमार बताए जा रहे हो, कि बताए भी जा रहे हैं, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब हमारा टोटल कर्जा ही 45,000 अरब रुपया है तो 35,000 उसमें से हम कैसे वापस कर सकते हैं नाज़रीन। बहुत समझ से बाहर है। जैसे कि नाज़रीन ये इससे पहले भी हो चुका हुआ है, इमरान खान साहब को इससे पहले भी गलत अदद-ओ-शुमार बताए जा चुके हुए हैं। सुनिए जरा। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। नाज़रीन इससे पहले अवाम को मुल्क की तरक्की के हवाले से भी गलत अदद-ओ-शुमार बताए गए। जीडीपी की ग्रोथ असल में सिर्फ 1.9% थी, लेकिन अवाम को बताया गया कि ग्रोथ है 3%। समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक ने इस पर इस हेरा फेरे की निशानदेही भी की थी नाज़रीन। बाद में हफीज शेख ने खुद गलती का एतराफ किया था कि गलत अदद-ओ-शुमार बताए गए थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल करने की बजाय मलबा जो है वो इदारों पर डाल दिया था। क्या कहा था हमारे इदारों को, कहा था कि डाटा कलेक्शन की क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। सुनिए जरा। पिछले साल जीडीपी की जो एक्चुअल ग्रोथ थी 1.9% से ज्यादा नहीं हो सकती। एक्चुअल प्रोडक्शन कम थी, इन्होंने नंबर ज्यादा डाल के 3% ग्रोथ दिखाई थी, नंबर फर्ज किए हुए थे। एस्टिमेट था जीडीपी का, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी। आई एग्री विथ यू। इससे ये जाहिर होता है कि अपनी जो डेटा कलेक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। अब नाज़रीन थोड़ी सी अदद-ओ-शुमार मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारा जो टोटल हुजूम होता है ना बजट का,
वो होता है तकरीबन 7,000, 2020-21 का था तकरीबन नाज़रीन 7,294 अरब रुपए। इसमें से जो हमारी कमाई थी ना, टोटल टैक्स मिला के, इदारों की कमाई मिला के, वो थी 3,699 अरब रुपए, यानी तकरीबन 4,000 अरब रुपए का डेफिसिट है, गैप था जो कि हमने पूरा करना था इधर उधर से मांग टांग के। इस 3,699 अरब रुपए में से नाज़रीन हमने 2.946 ट्रिलियन रुपीस ये तो हमने कर्जों की किस्तों में वापस कर दिया। अगर हमने तकरीबन 3,000 अरब हर साल कर्ज की किस्त में वापस किया है तो इन 2.5 सालों में बमुश्किल 9,000 अरब रुपया बनता है नाज़रीन, जो हमने वापस किया होगा। तो ये 35,000 अरब रुपए जो कि अगर डॉलर्स में इनको कन्वर्ट करें, ये बनते हैं तकरीबन 219 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान की जो मजमूई कुल्ली तौर पे पूरे मुल्क की जो कमाई है, जिसको आप यूं कह लें कि आपकी जो नेट इनकम पूरा मुल्क कमाता है आप और मैं मिला के, वो बनती है 264 अरब डॉलर्स। जब हमारी कमाई ही 264 अरब डॉलर्स है तो फिर हमने 219 अरब डॉलर्स का ये कर्जा कैसे और कौन से खजाने से निकाल कर वापस कर दिया, पूछेंगे हुकूमती तर्जुमान और वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी जनाब गिल साहब से। गिल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये किस तरह से 35,000 रुपए का 35,000 अरब रुपए का कर्जा हमने वापस कर दिया। मतलब जितनी फिगर्स मेरे पास मौजूद है और वो ये तमाम फिगर्स हैं जो मैंने स्टेट बैंक से ली है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ली है, या आपके और आपके तर्जुमानों के अपने बयानात से अखज़ की हैं, उनके मुताबिक हमारी कमाई आज तक जो है वो 4-5 हजार अरब से ऊपर नहीं गई, तो हमने 35,000 अरब रुपए का कर्जा कहां से वापस कर दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अली, जैसा कि आपको बताया गया कि जो सूद और जो असल की मद में 35,000 अरब रुपया कर्जा दिया गया। अब इसमें से बहुत सारे कर्जे होते हैं जो आपको पता है कि बहुत सारे सालों पे मुहीत लिए होते हैं, और बहुत सारे कर्जे होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल के लिए तो आपको फाइनेंस से किसी को बुला के उनसे सवाल पूछना पड़ेगा, जैसा कि मैं प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम भी आपको बता रहा था। अगर आपकी टीम ने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपके इन सवालों की पूरी डिटेल में जवाब देता। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि स्पेसिफिकली फाइनेंस पे आपने बात करनी है और मुझे आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं बताया गया, तो उस वजह से अगर आप चाहते हैं तो काम कल प्रोग्राम कर लेते हैं, मैं फिर आपको इसकी सारी डिटेल दे देता हूं कि 35,000 अरब में किस किस मद में कर्जा गया है। लेकिन ओवरऑल आपको हम ये बता सकते हैं कि जिस टाइम ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग नून ने 20,000 अरब का कर्जा वापस किया, उसी टाइम पीरियड में हमने 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। इसमें ऑफ कोर्स डिफरेंट जो मालियाती इदारे हैं और उनके कर्जे पाकिस्तान के ऊपर हैं, उनके कर्जे वापस किए गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा गिल साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब की जो फाइनेंस पॉलिसी है, मैं इन डिटेल इस 35,000 अरब वाली चीज में मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर आपको नहीं लगता कि ये तनकीद का निशाना पहले भी बनती रही है और अभी भी कहीं ना कहीं तनकीद जो है वो बजा हो रही है कि इतने कम अरसे में तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आपको फाइनेंशियल पॉलिसी से प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड नहीं है या कोई एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल पा रहा? वजह क्या है? देखिए, दो बातें इसमें आपके जहन में रखनी। फाइनेंस पॉलिसीज अगर तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बदलने से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जवाब ये है कि पाकिस्तान का आइन कानून प्राइम मिनिस्टर साहब को इसकी इजाज़त देता है, और आइन और कानून आपको कभी भी गलत काम की इजाज़त नहीं देता। आइन और कानून जब आपको किसी चीज़ की इजाज़त देता है तो वो काम दुरुस्त होता है। तो जब कोई काम दुरुस्त होता है तो उसके ऊपर बार बार सवाल जो है उसकी समझ नहीं आती कि एक शख्स का इस्तेहकाक है। मसलन मुझे नहीं पता आपने अभी तक कितने चैनल्स पे डिफरेंट पे प्रोग्राम किया होगा, आपका इस्तेहकाक है, और जिस चैनल पे आप बेहतर समझेंगे आप उस पर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं। आप देखेंगे कहाँ पे आपको अपने करियर वाइज ग्रूमिंग करने का, अपनी सर्विसेज को बेहतरीन डिलीवर करने का मौका मिलेगा, आप वहां पर काम करेंगे। इसी तरीके से जब कोई भी कैप्टन अपनी टीम चुनता है तो अपने बेहतरीन प्लेयर्स चुनता है। फिर जैसी जैसी डेवलपमेंट्स होती हैं उन सिचुएशंस को देखते हुए अपनी टीम के अंदर चेंजेस करते हैं। अगर तो कहीं पे कोई कानून आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसका पॉइंट आउट कर दीजिए, नहीं हुई तो जवाब आपके सामने है कि इस टाइम पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट है,
पाकिस्तान को रुपया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इतना ज्यादा रिवर्स हुआ है। पाकिस्तान ने कर्जे सबसे ज्यादा वापस किए हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पहली दफा इस तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में मुस्बत हुई है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पहली दफा कम हुआ है पिछले 17 सालों में। पिछले 10 सालों में मार्च के महीने में हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को हाईएस्ट एक्सपोर्ट करना शुरू की हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने कोविड का मुकाबला किया। जब शुरू किया तो एक भी चीज यहां नहीं बनती थी। आज ना सिर्फ कोविड से रिलेटेड वैक्सीन के अलावा तमाम सामान हम खुद बना रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हार्ट में स्टंट्स डलते हैं और बहुत सारा जो इक्विपमेंट मेडिकल है वो आज हम अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं। अगर आप ट्रैक्टरों की सेल की बात करें तो हाईएस्ट सेल जो है वो इस दफा रिकॉर्ड की गई। मोटरसाइकिल्स की सेल्स हाईएस्ट, गाड़ियों वालों ने इश्तहार दिया अभी के 30 साल की हाईएस्ट उन्होंने सेल की हैं। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप सीमेंट की सेल देखें तो वो देखिए कि वो तकरीबन 40% के करीब जो है वो उनकी बढ़ोतरी है एक्सपोर्ट में, सेल में, सारी चीज में। आपका कंस्ट्रक्शन का सेक्टर आपका ओवरऑल जो है वो उठ गया है। तो आप अगर फाइनेंस के सारे आंकड़े देखें, सारे अदादो शुमार देखें कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां से कहां पहुंची है पिछले 1 साल में, आपकी कोविड की रिकवरी किस तरफ को जा रही है, तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो बेस्ट चल रही है, बहुत ही इफेक्टिव है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि उसके समरात आम आदमी को भी पहुंचने शुरू होंगे। गिल साहब, वैसे माशाल्लाह आप खुद को अहमी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे फाइनेंस के ऊपर, तो आपने अच्छा खासा एक बयान दे दिया। आपको तो पता है चीजों का, यू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो खैर वो उसमें अच्छा। लेकिन यही तो मेरा सवाल है सर, जब आपके मुताबिक सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, फिर ये दलील देना गिल साहब के क्योंकि उनका इस्तेहकाक है। सर देखिए, मैं इस्तेहकाक इंसान का अपनी बीवी को तलाक देने का भी होता है, लेकिन उसको तलाक देते रहना ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना। आपके पास अगर कुछ करने की अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को हर दफा बिला वजह एक्सरसाइज करना, उस पर सवाल तो उठेगा ना सर। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ अच्छा है आपके मुताबिक, तो आपके पास कोई फाइनेंशियल टीम तो टिक क्यों नहीं पा रही है? ये एक बुनियादी सवाल था। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई बेहतर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपनी जॉब चेंज करता है तो वो बहुत अच्छा करता है, और मैंने आपकी इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ऐसे करते देखा है और उसके रिजल्ट्स मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। और कुछ लोगों को एक ही जगह पे फंसे रहे देखा है, और देखा मैंने कि वो एक इनहतात का शिकार हो गए ओवरऑल, और उनकी जिद्दत और इनोवेशन उनके करियर में नहीं आई। तो ये एक एकेडमिक डिस्कशन है। प्रोफेसर के तौर पर मैं आपके साथ बहुत लंबी इस पर डिस्कशन कर सकता हूं कि ये कितना जरूरी होता है आपके करियर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होना भी। वो एक एकेडमिक डिस्कशन है। वापस आता हूं इस बात पे, प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तेहकाक है अपनी टीम चुनना। आपको ये गैर जरूरी चीज लग रही होगी, आपको ये बुरी लग रही होगी, तो आपको अपनी इस राय को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये आईनी इस्तेहकाक है और आप किसी के आईनी इस्तेहकाक के ऊपर जो है वो एतराजबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईन ने उन्हें हक दिया है कि वो अपनी टीम को चूज कर सकें। क्योंकि आपको क्या पता कि अब उन्होंने अगली इकोनॉमी, जो अगला 2 साल है, वो किस तरह की इकोनॉमी मैनेज करना चाहते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। हो सकता है कि आप तमाम एरियाज पे बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हो, लेकिन आप मेडिकल के ऊपर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग ना करते हो एज एन एंकर, या आप एक सर्टेन टाइप की रिपोर्टिंग, और आपका चैनल एक इस टाइम के एयर टाइम को उस टाइम के लिए यूज करना चाहता हो। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ड्रॉप करके उन्हें उस एक्सपर्टीज वाले एंकर को लाना पड़ेगा। तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि हमारी जो टीम के पिछले लोग हैं वो अच्छे नहीं थे। जिस स्टेज पे वो थे, जो काम उन्होंने करना था, उसके लिए वो बेस्ट थे। प्राइम मिनिस्टर साहब अब आगे इकोनॉमी को जो है वो और तरह से चलाना चाहते हैं, और उसमें से वो और ऑब्जेक्टिव्स लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना था, कर दिया, आपके सामने सारे अदादो शुमार रख दिए। अब अगला फेज जो हमारा है वो और है, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर अपना एक नया टीम प्लेयर ला रहे हैं, तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एक वक्फा नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं, और वक्फे के बाद हम हसन निसार साहब से पूछेंगे कि तहरीके इंसाफ में क्या आम आवाम को, और खैर खवास को भी और आवाम को भी, क्या इंसाफ मिल रहा है, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। वक्फे के बाद हसन निसार साहब हमारे साथ होंगे। टेक अ ब्रेक। के बाद हाजिर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को अपोजिशन जमातें सिलेक्टेड कहती है, दावे को सियासी करार देती है, और एक तरफ रख भी दिया जाता है नाज़रीन। तो बहरहाल हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ जरूर सिलेक्टेड है। कोई भी ऐसा केस इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सके
इस केस की तरीके इंसाफ बहुत शदोबस्त से पैरवी करती है। लेकिन ऐसे केसेस नाज़रीन जिनकी पैरवी किया जाना जरूरी है मगर जिनमें हकायक का सामने लाया जाना भी जरूरी है, उन केसेस को तहरीक इंसाफ अक्सर भूल जाती है बल्कि सब खानों में डाल दिया जाता है। ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस के साथ साथ अपने जहांगीर तरीन के खिलाफ भी केस बनाए गए, यहाँ तक के जहांगीर तरीन पूछने पर मजबूर हो गए कि उनकी शुगर मिल का मामला क्यों उठाया जा रहा है, क्या बाकी शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं है। तो हम आज खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार और दीगर को शुगर मिल को भी, उनकी शुगर मिल्स को भी FIA को नोटिस जारी किए गए हैं। क्या कहा गया जहांगीर तरीन साहब ने, इससे पहले सुनिए जरा। मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 है से ज्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। पिछली दफा मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल सबसे साथ कार्रवाई होगी। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही खड़ा है। लेकिन नाज़रीन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें हकायक का सामने आना बहुत जरूरी है, उन पर तहरीक इंसाफ ने खामोशी या फिर उलझाव की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। मसलन सेनेट इलेक्शन में कैमरा बरामदी के केस, ये बहुत ही संजीदा नौयत केस है नाज़रीन। किसी ने रात की तारीकी में आकर ऐवान बाला में नकब लगाया, खुफिया कैमरे नस्ब किए, इसका जिम्मेदार फौरन पकड़ा जाना चाहिए था मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसकी तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई थी जो 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगी। इस इंतहाई संगीन मामले पर हुकूमती वजीर की बेचारगी और लाइल्मी जो है वो जरा सुनने वाली है, मुलाहिजा कीजिए। कैमरा तो अगर लगा था तो कैमरे ने तो सिर्फ ये बताना था कि कौन क्या कर रहा है, मैंने नहीं लगवाया, मेरी हुकूमत ने भी नहीं लगवाया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, हो सकता है किसी अदारे ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे कि चले कम से कम मॉनिटरिंग हो जाए। इसी तरह नाज़रीन 10 का इलेक्शन में तो पोलिंग का अमला भी लापता हो गया था, ये भी बहुत संगीन था कि इंतखाब के तकद्दुस पर हाथ डाला गया था। अमला लापता करना तो बाकायदा मुजरिमाना कार्रवाई थी, इसमें आला सतह की इंतजामिया भी उन पर भी शक गुजरा, उन पर भी उंगलियां उठी गई नाज़रीन, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर हमेशा खामोशी ही रखी। दस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपने उठाए थे, ये कहा उन्होंने इलेक्शन कमीशन कितने उठाए थे? जितने भी उठाए थे 20 थे ना, 20 उठाए थे। क्या थी? कहाँ लेके गए थे? 20 की 360 पोलिंग स्टेशन के तो नहीं उठाए गए थे। एक नाज़रीन वफाकी दारुल-हुकूमत जहां वफाकी हुकूमत की बराह रास्त अमलदारी है वहां भी कोई वारदात हो जाती है तो वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात आपस में नहीं मिलते होते। नाज़रीन सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान के अगवा के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्कुल मतलब उनका जो इजहार था वो बिल्कुल लालनी वाला इजहार था कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है नाज़रीन, और मामला वज़ारत दाखिला इस बारे में देख रही है और वज़ारत दाखिला वो इतनी ही लाल निकली कितने वज़ीर आज़म थे। नाज़रीन SP ताहिर दावड़ को भी दारुल हुकूमत से अगवा किया गया तो कहा गया कि क्या करें, कैमरे ही खराब थे, पता ही नहीं लग सकेगा, और इस बयान के बाद तहकीकात को फिर सर्द खाने में डाल दिया गया। सालेह साहिवाल को ले लें नाज़रीन, वहां पर भी कानून के हाथों बेगुनाह अफराद की मौत हुई थी, शहादत हुई थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इंसाफ फराहम करने का दावा किया था लेकिन हुआ क्या, तमाम मुल्ज़िम अदालत से बरी हो गए, बढ़के मारी गई थी अदालत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कि चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अपील तक नहीं की अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमत ने। इसी तरह नाज़रीन अद्वियात महंगी करके आवाम की जेब पर डाका डाला गया, वजीर बदले गए, मामले को सर्द खाने में डाल दिया गया कि इसका गैस के जो इजाफी बिल है वो भेजे गए, आवाम की जेब पर डाका डाला गया, इसके भी वजीर बदले गए, मामला सर्द खाने में डाल दिया गया। तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ है वो इतना सिलेक्टेड क्यों है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कॉलम निगार, तर्ज़ा निगार जनाब हसन निसार साहब। सर सिलेक्टेड इंसाफ मतलब वो इंसाफ जहां से जो टॉक ऑफ द टाउन बने, वो इंसाफ ऐसे लोगों पर हाथ डालना कि जिनकी शह सुर्खियां बने, उसमें तो बहुत तेज नजर आती है तहरीक इंसाफ, मगर जहां वाकई इंसाफ की जरूरत होती है वहां पर सुम्मन बुकमुन क्यों है ऐसी तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तानी सियासत में सियासत दिखाई देती है? पाकिस्तान की सियासत सियासत नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं है, जिसका दिल करता है मुनाजरा कर ले। ये ख़ानदानों की दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, मखसूस ख़ानदानों की। मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, मैंने तो जब से होश संभाला है मैं तो यही देख रहा हूँ। ये म्यूज़िकल चेयर का एक खेल है और उसमें कोई इंडिविजुअल आ जाए ना मेरे भाई, जो जिसका कोई आदर्श हो, जिसके कोई आइडियल्स हों, वो अकेला क्या बिगाड़ लेगा?
पूरी मंडी एक तरफ है, एक और ही चीज का ताजर आ जाए वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा वो? तो कोई हैरान कुन बात नहीं है। मुझे आपकी हैरत पे हैरत हो रही है। ये तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं, सियासत है ये। आप अभी मैच्योर नहीं हुए, आप अभी रिफॉर्म नहीं हुए, आप अभी इंप्रूव नहीं हुए, आप अभी एजुकेट नहीं हुए। वहां रिवाज है कोई मिसहैप हो जाए, वजीर रिजाइन करके घर चला जाता है। यहाँ हर बंदे को ये बीमारी है कि उसके बाद उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका नवासा, उसका पोता, उसकी पोती घुस जाए। ये अवाम की गर्दनों पे सवार रहने का जुनून महज़ब दुनिया में नहीं है, यहाँ है। हमें और अवाम को तहरीक इंसाफ को जब इन्होंने वोट दिया ना सर, ये जो बाकी जितने भी हैं सियासत में जो 70 साल से सियासत कर रहे हैं और मुल्क पे राज कर रहे हैं, उनको तो हम बिल्कुल साइड पे कर देना। तहरीक इंसाफ का कोई माजी नहीं था, माजी में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जिसको गेज करके इनको वोट दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ इनका स्लोगन था कि वो सबसे मुख्तलिफ है। ये वो हर वो चीज नहीं करेंगे जिसका अब आप जिक्र कर रहे हैं। इनका यही मानना था और वादा था कि हम वो सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सर ये सब कुछ वही हो रहा है अब जो माजी में हुआ करता था। तो सर फिर मुख्तलिफ क्या है? फिर तो ये तो वादा तो था, वो तो सिर्फ यूटोपिया था एक। आप देखें, खूबसूरत बात की आपने, बड़ी बेसिक बात। ये काने नमक है। मुहावरा सुना होगा आपने कि जी जो काने नमक में दाखिल होता है वो नमक में तब्दील हो जाता है। ये कोयलों की दलाली है इस मुल्क की सियासत। जो भी आएगा, जब तक इसका बुनियादी ढांचा आप तब्दील नहीं करते। मुझे आप एक बात बताएं, 2-3 बहुत सादा बातें, और कोई इस मुल्क में मुझे बताए, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, कि ये अवामी नुमाइंदे, वो क्या अवामी नुमाइंदे? अवाम क्यों नहीं? असेंबलियों में बैठे हुए लोगों में मेरा ख्याल है जेन्युइन जो अवाम का नुमाइंदा होगा वो तो 2-3% भी शायद ना हो। खवातीन का आपने कोटा रखा, उसमें आपने मुनाफकत की, गंदगी डाली, बेगमात बिठा दी। वो इस मुल्क की नुमाइंदा खवातीन है। यहां को बड़ी पढ़ी लिखी को तोपे हैं, वो कुछ भी नहीं। तो क्या है? आप देखो, ये बुनियादी सवाल हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मासूम बातें करें, बेसिक बातें करें। आप एक SHO को जितनी तनख्वाह देते हो उसमें तो एक खानदान एक हफ्ता नहीं गुजार सकता। एंड एट द सेम टाइम यू एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑनेस्ट। ये सारे का सारा सिस्टम, आपका सियासी, आपका इक्तिसादी, आपका अदालती, ये टोटल तजादात पे खड़ा है। पैराडॉक्स, भयानक। मैं बेकसूर हूं, मेरे मुखालिफ जो बंदा खड़ा है वो मुल्क का सबसे महंगा वकील, बल्कि पूरे का पूरा पैनल खड़ा कर सकता है। मैं आम वकील भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं तो गया। और सर पैर नहीं है कोई। मेरी अक्ल समझ से बाहर है बात। आहत चीमा की अभी बेल हुई, और आज मैंने पढ़ा है, मैं टीवी कम देखता हूं, आज मैंने पढ़ा है, मुझे अजीब तरह का दुख, मुझे समझ नहीं आई, मुझे अपनी समझ नहीं आ रही। मैं बार बार ये सोच रहा हूं कि अगर 2-2.5 साल उसको जेल में रखा, साबित आप कर कुछ नहीं सके। वो यार किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है, वो 2-2.5 साल खा गए आराम से। तुम अब दंदियां निकालोगे, साबित कर नहीं सके। अगर उसकी वजूहात कोई और है तब भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि कुछ भी नहीं होना, फिर पंगा लेने की क्या जरूरत थी। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बहुत बुनियादी किस्म की, पता होता है। अच्छा, कभी एक सर्वे करते हैं जी, एक सर्वे कराओ आप, पॉलिटिक्स में किस टाइप के, 2 टाइप के लोग हैं, या मुहिमजू होते हैं, फॉर्च्यून हंटर्स हैं, या वो जिनका ये आबाई पेशा है। और आबा उनके कौन थे वो भी पता कर लें। 1857 के बाद जंगे आजादी के दौरान जो नई अशराफिया गोरे ने पैदा की, जो उसके मुखबर थे, जो कामे दुर्मे सखने हो उसकी मदद करते रहे। 1857 के गदर कह लो, जो भी कह लो, इनकलाब कह लो, मुझे या वो लोग हैं या फॉर्च्यून हंटर्स हैं। वो जो 50cc होंडास पे फिरते थे,
आज से 40 साल पहले वो अरबपति कैसे हो गए यार? अब अपनी तो समझ से बाहर है बात। तो हसन निसार साहब, अब मुझे आपकी गुफ्तगू से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जो तासुर मिल रहा है कि जो मायूसी आपको पिछलों से थी वही मायूसी आपको इनसे भी है। यार ये उम्मीद मायूसी वगैरह नहीं, हमारा आपका रोल है। मतलब कैमरे का क्या कसूर है? कैमरा ना उदास होता है ना खुश होता है। आप गंदगी के ढेर की तरफ उसका मुंह कर दोगे, वो गंदगी का ढेर दिखा देगा आपको। अब कैमरे का रुख, या आप अभी अपने कैमरामैन को आप इंस्ट्रक्ट करो, वो इधर किताबें दिखानी शुरू कर देगा, खत्म हुई बात। इसमें उम्मीदी हम हैं एक खास तरह के, हम साइंटिस्ट कह लो, सर्जन्स कह लो, कसाई कह लो, हम कसाई हैं। उसने कहा चांप का, उसको चांप बना दी, उसकी गर्दन का कर दिया, पुट का कर दिया, दस्ती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म। एक सिचुएशन है आपके सामने, आप उस पर कमेंट कर रहे हो। मैं कैसे मतलब मैं को बिकाऊ तो वो उस तरह का बंदा नहीं हूं जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस हैं। चवल से चवल बंदा भी होगा, उन्होंने अपने लीडर को डिफेंड ही करना है। क्यों करना है भाई? चमचागिरी, चापलूसी पार्ट ऑफ योर कल्चर। वो मियां दे नारे बजणगे, वो कहेगा भुट्टो जिंदा है, कोई कुछ कहेगा। हमारा तो ये रोल नहीं है। हम तो जो सामने होगा उसको ध्यानदारी से कमेंट कर देंगे, को खुश होता है, को नाराज होता है, 100 दफा हो। ठीक, अच्छा सर, एक दफा हम दोबारा इस पर आते हैं। ना उम्मीद, ना मायूसी। जी जी ठीक, मैं सर अर्ज ये कर रहा हूं, एक जुमला बार बार हमारे अभी मौजूदा हुक्मरान दोहराते हैं। अब वो एक कोट है, हजरत अली से मंसूब कोट जो है बार बार के, कुफर का माशरा कायम रह सकता है, जुल्म का और बेइंसाफी का नहीं। सर मुझे अभी पिछले 2-2.5 साल में, देखिए पिछलों को तो मैं छोड़ चुका हूं, उनसे तो ना कोई उम्मीद है ना किसी किस्म की कोई तवक्को। अभी इंसाफ की हुकूमत आई थी तो फिर सर कम से कम सानिया साहिवाल वालों को इंसाफ मिलता, मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मिलता, या इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े एसपी अगवा हो जाता है, कोई पता नहीं चलता, सहाफी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है या कर लिया जाता है, पता नहीं चलता। हुकूमत की जो अदम दिलचस्पी नजर आती है हमें ऐसे मामलात में जिनका ताल्लुक सरीहद इंसाफ से है, वो आपको वो परेशान नहीं करती सर? ये मुझे बताएं, इंसाफ जो है वो शॉपिंग मॉल से मिलता है कि अकबरी मंडी से मिलता है? निजाम क्या है आपका? इस निजाम के होते हुए मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात कर रहा हूं, अवाम को खैर मिल ही नहीं सकती। देखें मेरे भाई, हर साल आपके सेल फोन का मॉडल चेंज होता है, गाड़ियों के मॉडल चेंज होते हैं, आपके कवानीन 1800 पता नहीं कितने। वो भाई कोई मतलब अकल मानती है? कौन सी चीज है मुझे बताएं आप? ये कल तक जो बल्ब इस्तेमाल होता था घरों में, वो नापैद हो गया है, वो एंटीक हो गया है। किधर गया वीसीआर? कहां गया टेलेक्स? कहां गई फैक्स मशीन? ये एक देखो, एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में, एक एक महीने में, एक एक सदी गुजर रही है। आप उधर जफे डाल के पता नहीं किन चीजों को, आपकी जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, आपकी जो रिलीजियस लीडरशिप है, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ओ खुदा का वास्ता, ढंग की बात कोई नहीं करते। अच्छा वैसे इस बयान पर क्या कहेंगे? इमरान खान के बयान पे बहुत कुत्ते बेच दिए, एक मिनट, कुत्ते बेच दिए, कुत्ते बेच दिए, खोते बेच दिए, जाली शहद, इस्लामी शहद बना के इम्तिहानी मरकज आपके नीलाम हो गए, पर्चे आपके लीक होते हैं। वो गरीब आदमी को सवाए तारीख के और मिलता कुछ नहीं है। ये 1 करोड़ एक चीजें हमें नजर नहीं आती। किधर है? वेयर इज द सोसाइटी? मतलब ये एक हिस्सा उसका पॉलिटिक्स और इन्हीं की पैदावार है ये। कोई मुझे ढंग का कोई काबिल फख्र काम। और जाली वैक्सीन आ गई, बिल्कुल 2 नंबर वैक्सीन आ गई मंडी में। तो आपका सीधा क्या है? इंसाफ आपने इंसाफ कैसे लेना है? कहां से? अगर किसी शॉपिंग मॉल पे मिलता है तो मुझे बताएं, वो जाके ले आए। कहां से लेंगे? सिस्टम से लेना है ना। बिल्कुल सही। सिस्टम 1800 कितने में फंसा हुआ है या जो भी है, नहीं है।
जाल ऐसा है जिसमें मेंढक मछलियां फंसते हैं भाई मेरे, मगरमच्छ नहीं फंस सकते। और इंसाफ आपने किससे लेना है, किसके खिलाफ लेना है? ताकतवर के खिलाफ लेना होता है, किसी चपड़ासी के, किसी मजदूर के, किसी गरीबड़े के, माड़े के खिलाफ तो नहीं आपने इंसाफ लेना। लोगे तो वही जो तगड़ा है, जो कब्जा ग्रुप है। वो खरबों की जमीनें आप लोग वागुजार करा चुके हो पिछले चंद महीनों में। किन लोगों से कराई हैं? उनमें कोई लेक्चरर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई सिंगर है, कोई प्लेयर है, सारे यही हैं। और फिर आपको जमहूरियत भी चाहिए। और सुभान अल्लाह, इस निजाम को वज़ा करने वाले, इस निजाम को चलाने वाले और इसको सहने वाले, बर्दाश्त करने वाले अवाम, उनको फिर जमहूरियत चाहिए भाई। सुभान अल्लाह, इस जमहूर को इतने छितर पड़ते हैं फिर भी इनको जमहूरियत चाहिए। अब उसका मैं क्या करूं? मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा, मेरे पेट में इतने टीके लगे, हफ्ते बाद मैं फिर उसी पागल कुत्ते की तलाश में फिर रहा हूं। तो भाई मेरे, आपको मुझसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा को किस्सा है तो बता दें। तहरीक इंसाफ, चूंकि उनके नाम में इंसाफ घुसा हुआ है। इंसाफ तो एक निजाम देता है, इक्तिसादी इंसाफ है, वो कहां किस दुकान से मिलता है? सिस्टम देता है तहफ़्फ़ुज़। बनु उमैया के जमाने में लंगर खाने और ये पनागाहें उस जमाने में थी। आप वहां से नहीं निकले 4 लंगर खाने बना के। ओ भाई, सदियां बीत गई। आप तो उस मॉडल को नहीं कर सकते, हो नहीं सकता मेरे भाई। मैं तंग आके खासा जलील होके, ठोकरें खा खा के इस नतीजे पे पहुंचा हूं। एक जिंदगी बतौर कॉलम निगार, कोई बंदा मुझे बताए मैंने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरी बनी हो, इनको सपोर्ट किया था, ये भी सामने है, इनकी परफॉर्मेंस भी सामने है। जब मैं, मुझसे नहीं होता ये काम। जो या तो पॉइंट आउट करो ना आप कि जी अदालती इंसाफ है, चलो वो छोड़ो, इक्तिसादी इंसाफ है जी, ये फलाने शॉपिंग मॉल से मिलेगा, वहां से जाके ले आते हैं। तालीमी निजाम है, क्या निजाम है, क्या पढ़ा रहे हो? तोप चलाई इन्होंने, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद बेवकूफ हैं। अरबी पढ़ाएंगे ये? अरबी पढ़ाने के काबिल इस मुल्क में 2, 4, 10 से ज्यादा बंदा ही नहीं। 800 लफ्ज है एक एक चीज के लिए। तलवार के लिए इतने, शेर के लिए इतने, शहद के लिए इतने। कौन है? अरबी पढ़ाएंगे ये? और पढ़ाओ जिसके नतीजे में तुम दुनिया को कंपीट कर सको, वो पढ़ाओ। इल्म और हुनर, इसका मतलब क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी। इस मुल्क में तो आज तक यही फैसला नहीं को कर सका, नहीं ध्यान ही नहीं गया फैसला क्या करना था कि यार इससे ज्यादा एमए उर्दू नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमें एमए पॉलिटिकल साइंस। भाई आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयारी करनी है ना। आप अपनी अगली जनरेशन को किन के साथ उन्होंने कंपीट करना है, मुझे आप ये बता दो। मैं एमए फारसी करके कंपीट करूंगा दुनिया से? कोई सेंस नहीं। बिल्कुल ठीक है हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त और आपके तजज़िये का बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि हुकूमत तालीम के शोबे के साथ क्या अनोखा खेल खेल रही है। हायर एजुकेशन कमीशन को किस तरह से महसूस ये हो रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से बर्बाद किया जा, क्यों, कैसे, वक्फे के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। तालीम के शोबे के साथ पीटीआई हुकूमत अनोखा खेल खेल रही है।
हायर एजुकेशन कमीशन जैसा शानदार इदारा भी गलत फैसलों की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले कमीशन के बजट में मुसलसल कटौती की जाती रही, हुकूमत की तरफ से फंडिंग रोकी जाती रही और अब ऑर्डिनेंस लाकर इसकी खुद मुख्तारी को ही खत्म कर दिया गया है। इसी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन तारिक बनोरी को मुद्दत पूरी होने से 1 साल पहले ही घर भेज दिया जा गया। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से ही मशरूत होंगे कि वही HEC है नाज़रीन जो 2002 से 2015 तक 11,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप दे चुकी है। बैरून मुल्क तालीम के लिए भी 4,000 से ज्यादा तलबा को वज़ाइफ दे चुकी है। इस वक्त भी 7,400 तलबा HEC के स्कॉलरशिप पर यूरोप, अमरीका, बरतानिया और चाइना में और दीगर ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन कप्तान और तहरीक इंसाफ के फैसले इन तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन 350 जामियात में एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं हो पाई। हालांकि डॉक्टर अताउर रहमान के दौर में पाकिस्तान की 4 यूनिवर्सिटियां दुनिया की 300 बेहतरीन जामियात में आ चुकी थी। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हायर एजुकेशन के फंड्स पर जब कटौती की तो उसका बराह रास्त असर तमाम यूनिवर्सिटीज पर हुआ और मुल्क भर में बेशतर सरकारी जामियात शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गई। पख्तूनख्वा और पंजाब के तकरीबन 7 यूनिवर्सिटीज को तो अपने असातिज़ा और मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी तक में मुश्किल हुई। माली साल 2019-20 में HEC की जानिब से मुल्क की तमाम जामियात को 77 अरब की ग्रांट दी गई थी, जो इससे पहले 2 सालों में 97 और 90 अरब रुपए थी। और 2019 में सरकारी जामियात की तादाद 108 थी नाज़रीन। 2020 में 9 नई यूनिवर्सिटीज के क़याम के बाद जामियात की तादाद 117 हो गई थी। और जो होना तो ये चाहिए था नाज़रीन के जहां जामियात की तादाद में इजाफा हुआ है वहीं पर हुकूमत की ग्रांट में भी इजाफा होता, लेकिन इसमें कमी कर दी गई। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने जहां कई वादे किए थे वहीं ये भी कहा था कि तालीम के लिए बजट में 20% से ज्यादा हिस्सा रखा जाएगा। लेकिन सूरत हाल नाज़रीन ये है कि गुज़िश्ता माली साल में हायर एजुकेशन का वफाकी बजट में हिस्सा 0.09% था, जो पिछले 20 साल में कम तरीन था। जबकि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए सिर्फ 29 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जो 2005 के बाद HEC का कम तरीन बजट था। इसीलिए PTI हुकूमत के आने के बाद से हायर एजुकेशन कमीशन ने अब तक यूनिवर्सिटियों के 6 बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं। रवा माली साल हुकूमत ने 2 काम किए नाज़रीन। एक जानिब HEC के बजट में इजाफा करते हुए 64 अरब रुपए मुख्तस किए, लेकिन साथ ये इस इदारे की जो खुद मुख्तारी है उसको भी खत्म किया गया। इस फैसले से मुल्क में एजुकेशन पर क्या असरात होंगे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं HEC के जनाब मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो फैसले हुकूमत जो मैंने अभी गिन के बताए हैं, कितना नुकसान होगा इससे HEC को? HEC इससे पहले कितनी स्कॉलरशिप्स और PhDs प्रोड्यूस कर रहा था, अब जो कटौती होने शुरू हुई पिछले चंद सालों से उस पर क्या असर पड़ा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अली। देखें, एक स्पेसिफिक इशू पे लेके या एक इंडिकेटर को लेके आप कंपेयर नहीं कर सकते। HEC मल्टीपल टास्किंग करती है। HEC के बाहर से दुनिया शायद ये जानती है कि HEC एक पॉलिसिंग करती है, HEC स्कॉलरशिप देती है, HEC यूनिवर्सिटी को फंडिंग देती है। ऐसा नहीं है, इसके मल्टीपल टास्किंग है। एकेडमिक साइड पे करिकुलम से लेके उनकी जो इक्वलेंस करानी है, डिग्री अटेस्टेशन है, नया इदारा बनाने के लिए चीज़ें हैं, किसी बाहर के इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, और एक नहीं लाखों की तादाद में स्कॉलरशिप HEC में पिछले 14-15 सालों में गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक, एक तो मैं अपनी एक छोटी सी लिमिटेशन बताऊं। मैं दरमियान में चला गया मोरक्को में, ISESCO में दोबारा 2018 में जब मेरी टर्म खत्म हुई तो मैं 1 साल रह के वापस आया हूँ लास्ट ईयर, और फिर कोविड वगैरह के मसाइल हुए। स्कॉलरशिप नेचुरली शुरू में जब शुरू किया गया तो उस वक्त एक नई चीज़ थी, तो काफ़ी स्कॉलरशिप दिए गए और शायद इससे बेहतर भी दिए जा सकते थे चीज़ों को, लेकिन उस वक्त एक नंबर गेम और हमें चाहिए था कि हमने जो इतने अरसे का गैप्स था उसको फिल करना है। यूनिवर्सिटियों में मास्टर डिग्री होल्डर और बैचलर डिग्री होल्डर पढ़ा रहे थे, जबकि दुनिया की जो हम दुनिया की बात करते हैं
तो यूनिवर्सिटी में आप अगर अनलेस योर PhD यू कैन नॉट टीच इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो उस गैप को फिल करने के लिए जल्दी जल्दी भी किया गया है, जिसमें नेचुरली अभी आप देख रहे हैं कि बहुत से PhD आके बेरोजगार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने मेरिट पे टेस्ट लिया और बाकी उनको इंटरव्यू किया, डायरेक्टली चले गए। नेचुरली अप्स एंड डाउन आते रहे, जैसे आपने कहा इट वाज नेवर ए स्मूथ राइड, बम्पी रोड भी रहे दरमियान में, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए। मेरा खुद तकरीबन 13-14 साल HEC के साथ तजर्बा है, मुख्तलिफ कैपेसिटी में, पहले मेंबर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिर चेयरमैन। तो मुझे याद है कि जब मुझे 2013 में गवर्नमेंट ने वापस बुलाया ISESCO से, मैं वाज डिप्टी डायरेक्टर जनरल देयर, तो उस वक्त 2012 का जो हमारा बजट था हायर एजुकेशन का 40+ बिलियन रुपीस था टोटल, रेकरिंग एंड डेवलपमेंट दोनों मिला के। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया और लकीली अच्छी हमें सपोर्ट मिली, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी मुल्क की, और हमने मेरा जिस वक्त मैंने छोड़ा 2018 में मैं गया तो उस वक्त 117 बिलियन का बजट, 18-19 का जो बजट आया था उसमें टोटल बजट जो लगे आउट था वो तो 117 बिलियन था। अभी जो मुझे बताया गया है वो है कि अभी जो बताया गया है कि इट इज लेस देन 100, समवेयर 86-89 समथिंग लाइक दैट। तो मेरे अपने हिसाब से अगर आप उसको एक सस्टेनेबल सिस्टम के लिए जा रहे होते, तो अगर 2018 में 117 था तो आज टेक्निकली 150, 145, 150 बिलियन बजट होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस और जो मसाइल पाकिस्तान फेस किए, जो इशू आए दरमियान में, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जो यूनिवर्सिटियों ने भी आपने देखा कि पिछले चंद महीनों से हम बार बार देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों के पास पैसे नहीं है अपनी तनख्वाहें देने के लिए, तो ये मसाइल आए हैं। तो नेचुरली जब पैसे शार्ट होते हैं तो बहुत सी चीज़ें उस पर सेटबैक मिलता है, उसमें स्कॉलरशिप भी कम दिए जाते हैं, और ऊपर टॉप ऑफ दैट ये जो कोविड का मसला 2 साल से आया हुआ है, इसकी वजह से भी मूवमेंट बहुत कम हुई, और मेरा ख्याल है कि स्कॉलरशिप इतने नहीं दिए होंगे जितने देने चाहिए थे। तो डॉक्टर साहब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजा कि कोई एक इंडिकेटर नहीं होता, मतलब हम सिर्फ नंबर ऑफ PhDs प्रोडक्शन को हम एक इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक अहम इंडिकेटर तो है। तो क्या बिकॉज ऑफ द HEC फंडिंग हैज रिड्यूस्ड हमारी PhD का जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी कम हुआ है? क्वालिटी को तो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट द नंबर हैज गॉन डाउन एज वेल। डेफिनेटली हुआ होगा। जो जिस दौर में मैं चेयरमैन था उन सालों में भी जब ये हमारे क्राइसिस हुए, ये टेररिज्म के मसाइल आए पाकिस्तान में, तो हमें बहुत मसाइल हो गए थे और हमने लोगों को बिल्कुल कम नंबर हो गया था, बाहर के लोगों ने हमें दाखिले देने छोड़ दिए थे, और स्पेसिफिकली कुछ फील्ड में तो बिल्कुल हम पे किस्म की एम्बार्गो, अनरिटन एम्बार्गो लगी हुई थी कि उसमें हमें एडमिशन ही नहीं देते थे। और वैसे भी जो फॉरेन स्कॉलरशिप के जो प्रोग्राम होता है, कम से कम 1 साल उसका वो जो पीरियड है जिसमें उसकी इंक्यूबेट होती हैं चीजें, 1-1.5 साल लगता है एक बैच को भेजने के लिए। तो दरमियान में अप्स एंड डाउन आते रहे। मैं अपने दौर में भी कह सकता हूँ कि उसमें कम भी हुए और हमने। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कीमती वक्त का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अलाने के बाद।